अस्सलाम एवरीवन, दिस इज़ अ गिट लेक्चर नंबर 1। तो इसमें हम देख रहे होंगे कि हमारे पास गिट क्या होता है, वर्जन कंट्रोल सिस्टम क्या होता है। इसमें बहुत सारी ऐसी टर्म्स होती हैं जो हम यूज़ कर रहे होते हैं। गिट के अंदर हमारे पास सोर्स कोड मैनेजमेंट, उसको करने के लिए हमारे पास वर्जन कंट्रोल सिस्टम आता है। गिट हमारे पास किस पे काम कर रहा होता है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास वर्जन कंट्रोल सिस्टम क्या होता है। इस चीज़ को डिस्कस करने से पहले हम देखते हैं कि हमारे पास सोर्स कोड मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में एक टर्म यूज़ होती है जो कि हमारे पास होती है सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, जिसको हम कहते हैं, या फिर सोर्स कोड मैनेजमेंट कहते हैं। अब इसका क्या मतलब है, कोई भी बंदा जो कोड कर रहा है या किसी भी कंपनी के अंदर आप काम कर रहे हैं तो उस कोड को मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि ये नहीं होता कि एक अगर कोई प्रोडक्ट है सिर्फ आप ही उस पर काम कर रहे हो, उसमें डिफरेंट लोग काम कर रहे होते हैं। तो उनके कोड को मैनेज करने के लिए कुछ चीज़ तो होनी चाहिए। उसके लिए एक कंसेप्ट आता है वर्जन कंट्रोल सिस्टम। अब इस चीज़ को डिस्कस करते हैं कि वर्जन कंट्रोल सिस्टम हमारे पास क्या होता है। और सोर्स कोड मैनेजमेंट में हमारे पास डिफरेंट टाइप्स होती हैं। तो ये टाइप्स क्या होती हैं, ये हमारे पास आती हैं टाइप्स में। एक हमारे पास आता है CVCS। CVCS शॉर्ट टर्म होती है सेंट्रलाइज्ड वर्जन कंट्रोल सिस्टम की। और एक हमारे पास आता है DVCS, डिसेंट्रलाइज्ड वर्जन कंट्रोल सिस्टम के बारे में। तो सबसे पहले दोनों को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन फर्स्ट में हम देखेंगे कि हमारे पास सेंट्रलाइज्ड वर्जन कंट्रोल सिस्टम क्या होता है। तो सेंट्रलाइज्ड वर्जन कंट्रोल सिस्टम को समझते हैं कि ये हमारे पास क्या होता है। एक आसान सी एग्जांपल के साथ समझेंगे और सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। तो फॉर एग्जांपल ये एक पर्सन 1 है जो कि अपने पीसी में कुछ कोड कर रहा है, यहाँ पर ये कोड कर रहा है। और ये पर्सन 2 है जो कि अपने पीसी में यहाँ पे कुछ कोड कर रहा है। पर्सन 3 है जो कि अपने पीसी में यहाँ पे कोड कर रहा है। और तीनों एक ही प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं, तीनों एक ही प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं और इन्होंने अपना कोड मैनेज करना है। तो उसको मैनेज करने के लिए CVCS में जो कंसेप्ट होता है वो होता है सर्वर रेपो का। तो ये हमारे पास होती है रेपोजिटरी। रेपोजिटरी होती है जिसको हम विंडो में कहते हैं फोल्डर। बहुत ज़्यादा टर्म्स यूज़ होती है रेपोजिटरी के, जिसको हम फोल्डर भी कहते हैं। तो क्या होता है कि हमारे पास पर्सन 1 ने कुछ अपना कोड किया, कोड करने के बाद इसने यहाँ पे पुश कर दिया, कमिट कर दिया। गिट की ज़बान में हम इसे कहते हैं कमिट करना। पर्सन 2 ने किया, इसने यहाँ पे कमिट कर दिया। पर्सन 3 ने किया, यहाँ पे इसने कमिट कर दिया। तो इस तरह ये अपने कोड को मैनेज कर रहे हैं, लेकिन ये कोई अच्छा तरीका नहीं है, क्योंकि उसके कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं जो कि हमारे पास यहाँ पे हमें फेस करने पड़ते हैं। क्या है कि अगर पर्सन 1 ने कुछ कोड किया, यहाँ पे पुश कर दिया, लेकिन पर्सन 1 को नहीं पता कि पर्सन 3 ने कहाँ तक कोड कर लिया है, तो इस तरह यहाँ पे रेपिटिशन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और इसमें एरर के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि इन्हें नहीं पता कि कितना कोड उन्होंने कर चुका है और रेपिटिशन भी हो सकती है कोड में। एक हमने ड्रॉबैक देखा कि एक पर्सन को नहीं पता कि दूसरे पर्सन ने कितना कोड कर लिया है और उसमें रेपिटिशन हो सकती है। सेकंड ड्रॉबैक ये है कि सारा पर्सन 1 का डाटा, पर्सन 2 का डाटा, पर्सन 3 का डाटा, ये सारे का सारा कहाँ पे पड़ा है, ये हमारे पास सर्वर रेपो पे पड़ा है। और क्या होगा कि अगर रेपो ही फेल हो जाए तो फिर क्या होगा कि हमारे पास सारा जितना भी डाटा है वो लॉस हो जाएगा। तो फिर तो हमारे पास कुछ भी डाटा नहीं बचेगा, क्योंकि आगे जाके हम जो डिसेंट्रलाइज में देखेंगे, लोकल रेपो का कंसेप्ट होता है कि हमारे पास जितना भी डाटा होता है वो लोकल के अंदर प्रेजेंट होता है। तो लोकल के अंदर अगर प्रेजेंट है तो सर्वर बेशक अगर फेल भी हो जाता है तो हमारे पास डाटा रहेगा। हमने 2 ड्रॉबैक्स इसके डिस्कस कर लिए। फर्स्ट हमने देखा कि हमारे पास, इनके पास पर्सन 1 या पर्सन 2 किसी के पास भी अपडेशन नहीं होती कि इसने कितना कोड कर लिया है। दूसरा हमने ड्रॉबैक देखा कि हमारे पास जितना भी है रेपो पे डाटा पड़ा है, अगर वो रेपोजिटरी ही फेल हो गई तो हमारे पास जितना भी डाटा है वो लॉस कर जाएगा, हमारे पास डाटा नहीं रहेगा। तीसरी चीज़,
सर्वर से कम्युनिकेट करने के लिए हमें इंटरनेट की ज़रूरत होती है। अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो आप इससे कम्युनिकेट नहीं कर सकते। ये 3 ड्रॉबैक्स थे जो कि हमारे पास सेंट्रलाइज्ड वर्जन कंट्रोल सिस्टम में थे, और ये हम यूज़ करते थे गिट के आने से पहले। तो अब देखते हैं कि हमारे पास डिसेंट्रलाइज्ड वर्जन कंट्रोल सिस्टम क्या होता है। अब डिसेंट्रलाइज्ड को डिस्कस करते हैं, और गिट हमारा डिसेंट्रलाइज्ड को ही यूज़ कर रहा होता है। गिट हमारा डिसेंट्रलाइज्ड को ही यूज़ कर रहा होता है। और गिट कब आया था? 2005 में आया था। और गिट को किसने बनाया था? गिट को बनाया था लिनक्स टोरवाल ने। ये लिनक्स टोरवाल वही है जिसने लिनक्स बनाया था। तो वो भी ओपन सोर्स था, ये भी ओपन सोर्स है, और ये लिनक्स ने बनाया था। ये चीज़ हमारे पास हो गई। फिर हमने देखना है कि हमारे पास डिसेंट्रलाइज्ड वर्जन कंट्रोल सिस्टम क्या होता है। तो जिस तरह हमने देखा कि पर्सन 1 ने कोई अपना कोड किया, पिछली एग्जांपल में ये पर्सन 2 आ गया, इसने अपना कुछ कोड किया, और इस पर्सन ने अपनी पीसी में कोई अपना कोड किया। अब क्या होगा कि हमारे पास एक तीसरी लेयर भी आ चुकी है कि हमारे पास यहाँ पे होती है लोकल रेपो। लोकल रेपो होती है, इस पर्सन की अपनी लोकल रेपो होगी, इसकी अपनी होगी, और इसकी अपनी होगी, और यहाँ पे सर्वर पड़ा होगा। यहाँ पे अब कोई भी पर्सन अगर यहाँ पे अपना कोड करता है तो ये यहाँ पे कमिट करेगा। कमिट का मतलब जितनी भी इसने काम किया है वो यहाँ पे कमिट करेगा, यानी अपडेट कर देगा। अब जितनी भी चेंजेस हैं वो हमारे पास लोकल के अंदर हुई हैं, तो वो वाली प्रॉब्लम रिमूव होगी कि हमारे पास अगर इंटरनेट नहीं है तो हमें कम्युनिकेट नहीं कर सकते। हमने यहाँ पे चेंजिंग कर ली, और चेंजिंग करने के बाद ये अगर इंटरनेट फिर आया तो हम इससे कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये यहाँ पे तीसरी लेयर का फ़ायदा ये है। दूसरा जो ड्रॉबैक था कि हाँ, हमारे पास अगर सर्वर ही क्रैश हो गया तो हमारे पास डेटा लॉस हो जाता है, लेकिन इसके अंदर हमारे पास डेटा लॉस नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास जितना भी डाटा है वो हमारा पड़ा है लोकल रेपोजिटरी के अंदर। तो ये हमारे पास गिट इस तरह काम करता है कि यहाँ पे अगर एक पर्सन ने यहाँ पे अपना डेटा भेज दिया तो ये यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे अपनी लोकल रेपोजिटरी से सर्वर पे भेजने को हम कहते हैं पुश, और सर्वर से अपनी पीसी पे लाने को कहते हैं पुल। ये सारी कमांड हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे कि हमारे पास ये काम किस तरह करती हैं। बस यहाँ पे एक कंसेप्ट है जो समझने की ज़रूरत है। सिर्फ यहाँ पे अभी कंसेप्ट समझो, एग्जांपल हम बाद में करेंगे, प्रैक्टिकली हम बाद में देखेंगे। तो अगर इस पर्सन ने अभी कुछ कोड किया, अब इस पर्सन ने पुश कर दिया, ठीक है। अब ये पर्सन है, ये देखना चाहता है कि पर्सन 1 ने क्या काम किया था, तो ये क्या करेगा, पुल करेगा। अब पुल करने से इसको सारा डेटा पता चल जाएगा कि हमारे पास पर्सन 1 ने क्या काम कर चुका है और मैंने क्या काम करना है। इसे तो अपने काम का पता ही होगा, लेकिन इसने क्या काम किया है इसको यहाँ से पता चल जाएगा लोकल रेपोजिटरी के अंदर से। तो अब ये कोड रेपुटेशन की प्रॉब्लम भी ख़त्म हो गई कि एरर आने के चांसेस बहुत ही कम हो गए, क्योंकि इन्हें पता चल चुका है कि हमारे पास पर्सन 1 ने कितना काम किया है, मैंने कितना करना है। अब पर्सन 3 अगर है तो इसने अगर अपना काम करना है तो ये क्या करेगा, इसे अपना काम तो पता ही है कि क्या करना है, लेकिन इसे नहीं पता कि इसने कितना काम किया। तो ये क्या करेगा, यहाँ से पुल करेगा, क्योंकि पर्सन 2 ने अपना काम करने के बाद ये करेगा पुश। पुश करने के बाद सर्वर पे चेंजेस होंगी। ये करने के बाद फिर क्या होगा, यहाँ पे इसके पास अपना डाटा आ जाएगा। एक और एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, क्योंकि एग्जांपल डिस्कस करते रहेंगे जब तक आपको समझ में नहीं आएगी तो तब तक ख़त्म ही नहीं करेंगे। तो इसमें क्या होता है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पर्सन 1 है, यहाँ पे पर्सन 2 है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, लोकल रेपोजिटरी है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, सर्वर पड़ा है। ठीक है, यहाँ पे है सर्वर, यहाँ पे है लोकल रेपो, और ये हमारे पास आ गया पर्सन 1,
ये हमारे पास आ गया person2। फॉर एग्जांपल person2 ने कुछ काम किया, इसने अपडेट कर दिया, तो जब भी अपडेट करेगा तो इसकी एक लोकल कॉपी यहाँ पे बन जाती है लोकल रेपोजिटरी के अंदर, फिर यहाँ पे सर्वर में चेंज हो जाता है। अब person2 ने कुछ भी अगर देखना है कि person1 ने क्या काम किया था, तो ये क्या करेगा, सर्वर से डेटा ले आएगा। तो सर्वर से डेटा लाने को क्या कहते हैं, पुल। सर्वर से डेटा जब मैं लाता हूँ तो उसको क्या कहते हैं, पुल। और सर्वर पे जब डेटा भेजते हैं तो उसको क्या कहते हैं, पुश। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, प्रैक्टिकली देखेंगे, लेकिन फ़िलहाल थियोरेटिकल समझने की कोशिश करो कि ये हमारे पास क्या होता है। ये इस तरह डिस्ट्रीब्यूटिव हमारे पास काम कर रहा होता है। अब person1 की अपनी लोकल रेपोजिटरी के अंदर सारा रिकॉर्ड पड़ा है, person1 का अपना पड़ा है, person2 का अपना पड़ा है। अब अगर सर्वर क्रैश भी हो जाता है तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और हर एक को अपडेट मिल रही है कि कितना काम हो चुका है, तो इसके एरर के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। फिर एक और चीज़ जो हमें समझने की ज़रूरत है वो है हमारे पास इन दोनों का डिफरेंस। सेंट्रलाइज वर्जन कंट्रोल सिस्टम और डिसेंट्रलाइज वर्जन कंट्रोल सिस्टम में क्या डिफरेंस है। तो लोकल रेपोजिटरी यानी CVCS में हमारे पास लोकल कॉपी अवेलेबल नहीं होती, क्योंकि DVCS में हमने देखा कि लोकल कॉपी हमारे पास बन जाती है लेकिन इसके अंदर नहीं बनती। फिर हमारे पास सर्वर से कम्युनिकेट करने के लिए इंटरनेट की ज़रूरत होती है। जिस तरह हमने CVCS में देखा कि इंटरनेट नहीं होगा तो हम कम्युनिकेट नहीं कर सकते, और जब कम्युनिकेट नहीं कर सके तो इंटरनेट पे हम अपडेट नहीं कर सकते। और यहाँ पे अपडेट कहाँ पे हो रहा है, लोकल रेपोजिटरी के अंदर हो रहा है, और लोकल के अंदर हमें इंटरनेट की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर इसको सीखना आसान होता है, इसको थोड़ा सा मुश्किल होता है, इतना भी नहीं होता, कमांड्स बहुत आसान होती हैं, लेकिन CVCS बहुत आसान होता है। तो एज़ कम्पेयर टू CVCS ये DVCS थोड़ा सा इससे मुश्किल होता है। फिर एक और डिफरेंस है कि हमारे पास अगर सर्वर क्रैश हो जाता है तो इसके अंदर जितना भी डेटा है वो लॉस हो जाता है। इसके अंदर डेटा लॉस नहीं होता, क्योंकि हमारे पास जितना भी डेटा होता है वो लोकल के अंदर पड़ा होता है। तो ये चीज़ थी, जो बेसिक चीज़ें थी जो आपको गिट के बारे में पता होनी चाहिए। वर्जन कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज वर्जन कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे कि गिट के 3 स्टेजिंग एरियाज़ होते हैं जो कि हम गिट में यूज़ करते हैं, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। गिट बैक एंड पे काम किस तरह करता है और इसकी कमांड्स कौन सी होती हैं, वो चीज़ हम नेक्स्ट वीडियो से देखेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।